एपिसोड 75 अरबाज को मारना चाहता है। ईशानी ने जब अबीर अरबाज को साथ में देखा तो वो बेहोश हो गई। दोनों ने उसे किसी तरह होश में लाया और सारी बात उसे बता दी। फिर तीनों बैठकर कॉफी पीते हुए बातें करने लगे। अबीर अपनी आप बीती सुनाने में लगा। तुम्हें याद है ईशानी, जब मेरी याददाश्त वापस आ गई थी उसके बाद मैं अपने पेंडिंग काम कंप्लीट करने में बिजी हो गया था। फिर फ्लैशबैक बिगिंस। अबीर अपने ऑफिस के काम में बिजी हो गया था और ईशानी भी आखिरकार इस सब से निकलकर एक नई शुरुआत करने के मान में थी। उसकी कंपनी ने अबीर की कंपनी के साथ टाई अप कर लिया था और वो अपने कुछ ओल्ड एम्प्लॉयज के अलावा बाकी सबको रिप्लेस कर रहे थे। यूं तो ईशानी अपनी बॉस श्वेता की फेवरेट थी, लेकिन उनकी कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो लोग ईशानी को अपने साथ नहीं रख पा रहे थे। उन्होंने जो टाई अप पॉलिसी बनाई थी उसमें वो लोग उन लोगों को अपनी कंपनी में नहीं रख सकते थे जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते थे। वो किसी एक या दोनों को हटा देते थे। अब टाई अप के बाद अबीर और ईशानी एक ही कंपनी में आ गए थे और दोनों की रिलेशनशिप के बारे में तो सब जानते ही थे। अबीर के बॉस मिस्टर कपूर चाहते थे कि अबीर उनके साथ ही रहे और ईशानी की बॉस श्वेता भी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन कंपनी की पॉलिसी इस बात के लिए अलाउ नहीं कर रही थी। इस पर उन चारों ने मिलकर डिसाइड किया कि अबीर कंपनी के साथ काम करेगा और ईशानी एज अ फ्रीलांसर उन लोगों के साथ काम करेगी। ईशानी भी खुश थी कि अब वो अपने ट्रैवल ब्लॉग पर भी ध्यान दे पाएगी। इस तरह से लाइफ चल रही थी, लेकिन अब ईशानी को अपने ब्लॉग पर काम करने के लिए ट्रैवल भी ज्यादा करना पड़ता था और दो कंपनी के काम हो जाने से अबीर के ऊपर बर्डन भी काफी हो गया था। तो पूरी तरह से उन दोनों का मिलना जुलना काफी कम हो गया था। पहले वो दोनों लगभग रोज मिलते थे, फिर वीकेंड्स पर मिलने लगे और धीरे धीरे कम होते हुए मंथ में एक दो बार पर आ गए। ये तो तब था जबकि दोनों एक ही शहर में रहते थे। उनके बीच में डिफरेंसेस नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं काम का प्रेशर उन्हें दूर किए हुए था। फिर एक दिन अबीर को कंपनी के किसी काम से शहर के बाहर जाना पड़ा और वो कम से कम 2 हफ्ते के लिए बाहर रहने वाला था। उस टाइम पर ईशानी के पास उन्हीं की कंपनी का फ्रीलांस वर्क आया हुआ था, जिसकी वजह से वो उसके साथ नहीं जा पाई थी। और जब तक उसका काम फिनिश हुआ उसके पास एक होटल की तरफ से कॉल आ गया, जो कि चाहते थे कि ईशानी उनके लिए ट्रैवल ब्लॉग लिखे, क्योंकि उसका ब्लॉग उन दिनों फेमस हो रहा था। पेमेंट भी अच्छा था और जितना उसने उस जगह और उस होटल के बारे में सुना था वो उनके साथ काम करने के लिए रेडी हो गई। और फिर वो कुछ दिनों के लिए उस होटल में रहने चली गई और अबीर तो अपने काम के सिलसिले में बाहर ही था। लेकिन तभी अरबाज की किडनैपिंग हो गई और जब अरबाज उसे रास्ते में मिला था तो वो गुंडों से भाग ही रहा था। उधर अबीर जब वापस दिल्ली के लिए निकला तो उसने ईशानी को सरप्राइज करने के लिए अपने आने के बारे में नहीं बताया और फिर उसे किडनैपर्स ने पकड़ लिया। फिर अबीर बताने लगा कि कैसे उसे वो लोग वापस बेंगलुरु ही ले गए और किस तरह से उसकी सूझबूझ और होशियारी से वो गुंडे पकड़े गए और वो हवेली पहुंच गया। फिर किस तरह से वो वापस दिल्ली पहुंचा, ये सारी बातें उसने उन दोनों को बता दी। प्रेजेंट डे स्टोरी। उसकी सारी बात सुनकर अरबाज को इस चीज का बहुत अफसोस हुआ कि ये सब उसकी वजह से हुआ था। वो बहुत ही सैड वॉइस में अबीर से बोला, मुझे माफ कर दो अबीर, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर उस दिन मैं उन गुंडों की कैद से नहीं भागता तो तुम दोनों कब के मिल चुके होते। लेकिन नहीं अरबाज, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार मत मानो। गलती तो उसने की है जिसने तुम्हें किडनैप करवाकर मरवाने की कोशिश की थी, लेकिन अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे, तुम चिंता मत करो। उसकी वजह से ही हम दोनों ने कितना कुछ सहा है। उसकी वजह से ही हम दोनों की जान खतरे में पड़ी थी, सिर्फ उस शख्स के कारण। अरबाज, क्या तुम्हें किसी पर शक है कि ऐसा घिनौना काम कौन कर सकता है? कौन है जो तुमसे इतना जलता है कि तुम्हें मरवाने तक की साजिश रची डाली और उसके लिए गुंडे तक भेज दिए? या कोई ऐसा दुश्मन है जो ऐसा काम करे? नहीं अबीर, मुझे किस पर भी शक नहीं है। पता नहीं वो कौन है जो मुझसे इतनी नफरत करता है कि मेरी जान लेने से ही उसकी भूख मिटेगी। मेरा तो आज तक किसी से झगड़ा तक भी नहीं हुआ जो मेरा कोई दुश्मन हो, लेकिन कोई तो डेफिनेटली है ही। तभी अरबाज ठाकुर को कुछ याद आया। हाँ, याद आया। जब गुंडे मुझे दिल्ली लाए थे तब मैंने उनके मुंह से सुना था कि कोई मेरे परिवार का ही है जो मुझे मरवाना चाह रहा है।
पर ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे परिवार वाले तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और थोड़ी बहुत तू मैं तो हर परिवार में होती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई मुझे जान से मरवा दे। मैं इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता। लेकिन भाई, वो गुंडे झूठ क्यों बोलेंगे? तुमसे झूठ बोलकर उन्हें क्या मिलेगा? और वैसे भी वो तुम्हें मारने ही वाले थे और फिर उन्होंने तुम्हें बताया थोड़ी ही ना था। वो तो आपस में बात कर रहे थे जिसे तुमने गलती से सुन लिया था। अगर तुमसे बोलते तो झूठ कह सकते थे, लेकिन उन्होंने तो आपस में बोला। अब क्या सच है और क्या झूठ, ये तो वो गुंडे ही बता सकते हैं कि इस सब के पीछे कौन है और ये सब किसने करवाया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर ही रहूंगा। अबीर जाने किस जोश में ये सब बोल तो गया था, लेकिन वो कैसे ये सब करेगा उसे पता नहीं था। फिर अबीर और अरबाज दोनों बेंगलोर गए, लेकिन जब तक उन्हें सबूत नहीं मिल जाते तब तक वो दोनों साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि अगर साजिश करने वाले ने इन दोनों को साथ देख लिया तो उसे अपना भांडा फूट जाने का शक हो जाएगा और वो सतर्क भी हो जाएगा। अरबाज काफी दिनों से अपनी माँ से नहीं मिला था, इसलिए अरबाज अपनी माँ के पास चला गया और अबीर गुंडों से सच जानने के लिए पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर वो दरोगा से मिलकर बोला, कैसे हो इंस्पेक्टर साहब? मुझे जरा उन गुंडों से मिलना है जिन्होंने मुझे किडनैप किया था। उनसे कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो उनसे कुछ पूछ लूं, बहुत जरूरी है। शायद इससे मेरी किडनैपिंग का जो आधा अधूरा केस बचा हुआ था वो भी आज पूरा हो जाएगा। अगर असली साजिश करने वाले का नाम पता चल जाए तो इसमें आपका ही फायदा है। आखिर शाही खानदान के इकलौते वारिस का किडनैपिंग का केस सॉल्व करने पर प्रमोशन मिलेगा और आप इंस्पेक्टर से सीधे कमिश्नर बन जाओगे। ठाकुर खानदान के किसी भी व्यक्ति को किसी बात के लिए मना तो कोई कर ही नहीं सकता था, और ये तो अरबाज ठाकुर था, पूरे शहर का चहेता, और फिर प्रमोशन वाली बात पर तो कोई भी काम को जल्दी ही करेगा। ऐसे ही यहाँ भी हुआ। दरोगा तुरंत ही बोला, अरे ठाकुर साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ये तो आपका ही थाना है, आप जब चाहे तब आ सकते हैं। और बात रही गुंडों की, वो भी आपके ही है, आप ही ने तो पकड़वाए थे। आइए, ये रहे वो गुंडे, अच्छे से पूछताछ कीजिए और अभी पूछताछ का सामान भी भिजवाता हूँ। पूछताछ के सामान की बात पर अबीर को कंफ्यूज देखकर वो खुद ही हंसते हुए बोला, अरे मोटे वाले डंडे साहब, नहीं, मुझे उन सब चीजों की जरूरत नहीं है। थोड़ी ही देर के बाद वो उन गुंडों से पूछताछ करने की कोशिश कर रहा था। और दोस्तों, कैसे हो? मुझे पहचाना या भूल गए? उनको कुछ भी ना बोलते देखकर वो आगे बोला, अरे मैं तुम्हारा पुराना दोस्त अरबाज ठाकुर, कुछ याद आया या नहीं? कोई बात नहीं, जल्दी ही सब याद आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मैं यहाँ पर ना तो तुम लोगों से अपनी किडनैपिंग का बदला लेने आया हूँ और ना ही पता लगाने कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया, क्योंकि मुझसे तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है ही नहीं। और अगर किसी के कहने पर या पैसों के लिए किया हो तो पैसा तो मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम जिंदगी भर बैठकर खा सकते हो। इस बार गुंडों के सरदार को अपनी तरफ देखते हुए देखकर उसकी उम्मीद बढ़ी और वो फिर बोला, लेकिन एक बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। अगर तुम लोगों ने उस बात को जानने में मेरी मदद की तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी सजा कम कराने की पूरी कोशिश करूंगा और तुम्हारे जेल से बाहर आने के बाद तुम सबको इतने पैसे दूंगा कि तुम लोग बाहर आकर एक अच्छी सी जिंदगी शुरू कर सको, और केवल कुछ पैसों के लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर ना लगानी पड़े। इसलिए अब जो मैं पूछने जा रहा हूँ उसका सही सही जवाब देना। चालाकी मत करना, क्योंकि तुम्हारी ये चालाकी तुम पर ही भारी पड़ेगी। फिर वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप हो गया और गौर से सरदार के चेहरे पर आ जा रहे भावों को देखकर फिर से बोला, तुम लोग मुझे दिल्ली ले गए थे और जब भागने की कोशिश की थी तो पहली बार में ही पकड़ा गया था, और फिर उसी रात को तुम लोग शराब पीकर लड़ रहे थे। तब मैंने तुम लोगों की एक बात सुनी थी कि मुझे किडनैप करके मरवाने की चाह रखने वाला आदमी मेरा कोई अपना ही है, मेरे खुद के परिवार का कोई, जो मुझे केवल किडनैप नहीं करवाना चाहता था बल्कि मारना भी चाहता था। जब उसने देखा कि उन लोगों पर उसकी बातों का असर तो हो रहा था, लेकिन फिर भी कुछ सोचकर हिचकिचा रहे थे, तो उसने फिर आगे कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। बस मुझे उस आदमी का नाम बता दो कि आखिर अरबाज ठाकुर से पंगा लेने की सोच रखने वाला वो मर्द का बच्चा है कौन, और किसने तुमसे ये सब करने के लिए कहा था।
अब बोलने की तुम्हारी बारी है और मुझे सब सच चाहिए। कहते हुए अब उसका चेहरा कठोर होता जा रहा था। गुंडों का सरदार बोलने लगा तो उसके चेहरे पर आदर, डर और परेशानी का भाव साफ नजर आ रहा था। ठाकुर साहब, अब हम क्या करें? अगर उसे पता चल गया तो वो हमें मरवा देगा। हम भी फैमिली वाले हैं और वो बहुत खतरनाक आदमी है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। अगर आपको नहीं बताया तो केवल जेल ही होगी, लेकिन कम से कम जिंदा तो रहेंगे। लेकिन उसके बारे में बोले तो मौत निश्चित है। फिर हमारी फैमिली का पेट कौन भरेगा? अगर आपको बता दिया तो हमारे साथ हमारी फैमिली को भी खत्म कर सकता है। मेरे भाई चिंता मत कर, उसका नाम बताएगा तो उसे माफी मांगने को थोड़ी ना कहेंगे कि भाई माफी मांग ले और जा। उसे भी जेल होगी और तुमसे डबल होगी, क्योंकि वो तो पूरे केस का मास्टरमाइंड है। और जब उसे जेल हो जाएगी तो फिर वो तुम्हारा क्या ही बिगाड़ सकता है। बाकी तुम्हारी फैमिली की जिम्मेदारी मेरी है। अब तोते की तरह शुरू हो जाओ और नाम बता दो। ठीक है ठाकुर साहब, मैं सब बताने के लिए तैयार हूँ, बस हमारी फैमिली का ध्यान रखना। उसका नाम है गजेंद्र ठाकुर, यानी कि शहंशाह, यानी कि आपका चाचा। उसने ही हमें पैसे दिए थे और कहा था कि ये किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। और जैसे इस नाम ने एक विस्फोट ही किया था, अबीर के भी होश उड़ गए थे कि ये तो वही चाचा है जो बार बार मुझसे पूछा करते थे, अब कैसे हो बेटा, ठीक तो हो ना? किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो अपने चाचा को जरूर बताना। लेकिन ये तो हिरण की खाल में लोमड़ी निकला। ये सब सुनकर जब मुझे ही इतना अजीब सा लग रहा है तो बेचारा अरबाज कितना दुखी होगा। ये सोचते हुए वो बहुत दुखी हो रहा था। अरबाज और अबीर ने काम पूरा होने के बाद रात को एक जगह मिलने का प्लान बनाया था। रात में जब दोनों मिले और अबीर ने उसे सच बताया कि असली कल्प्रिट कौन है, तो उसके पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन ही खिसक गई हो। वो रोते हुए अबीर से बोला, ये क्या हुआ यार? जिस चाचा को मैंने अपने पिता के समान माना था, उसने मुझे मरवाना चाहा। मगर क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं सब कुछ अभी जानना चाहता हूँ। मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ कि आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ दिया कि वो मुझे इस तरह से। वो इससे आगे ना बोल सका और फफक कर रो पड़ा। रुक रुक भाई, क्या कर रहा है? इस तरह से तू सारे किए कराए पर पानी फेरना चाहता है क्या? इतना समय इंतजार किया है तो थोड़ा और ही सही। वैसे भी अभी पूछने से कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि गेम हम पर ही उल्टा पड़ सकता है। तू एक बार बस सुबह हो जाने दे, फिर देख, क्योंकि हमें एक नहीं 2 राज खोलने हैं। एक हम दोनों का और दूसरा तेरे हरामी चाचा का। इसलिए उसे एक नहीं, एक साथ 2 झटके देंगे, तभी मजा आएगा। और तब तक तू मेरे पास रहेगा। कहीं अकेले ही चला गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और अब तू चिंता मत कर, मैंने सब इंतजाम कर दिया है, बस अब तू सुबह होने का इंतजार कर। सुबह अबीर और अरबाज पुलिस और गुंडों के सरदार के साथ हवेली गए और सबको गजेंद्र ठाकुर की असलियत बताई कि उन्होंने ही अरबाज ठाकुर को किडनैप करवा कर मरवाने का प्लान बनवाया था, ताकि शाही खानदान की सारी दौलत का मालिक वो अकेला बन जाए। यहाँ तक कि इसी लालच में उसने अपने बड़े भाई यानी कि अरबाज के पिता विजय ठाकुर को भी मरवाया था। अब आगे क्या होगा? क्या वाकई में गजेंद्र ठाकुर ही इस सब के पीछे था, या किसी और ने उस नाम की आड़ में सब कुछ किया था? क्या पूरा परिवार इस बात पर विश्वास कर पाएगा? और उन दोनों को देखकर पूरे परिवार का रिएक्शन क्या होगा? क्या इन दोनों के साथ कोई और कहानी भी जुड़ी है? ये सब आपको पता लगेगा अगले एपिसोड में। तो सुनते रहिए हार्ट बीट कैफे मेरे यानी आयुषी के साथ।